हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 30 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, पिछले एक दो दिनों से ही जब से प्रीलिम्स हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है ना। कुछ लोग इनफैक्ट मेरे से ऑफलाइन भी मिलने आए। तो सबके दिमाग में अब सवाल यही है कि सर, अब प्रीलिम्स हो गया है, अब क्या करना चाहिए इसके आगे। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करता हूँ। आप में से जिन लोगों ने पहली बार तो 2023 का प्रीलिम्स दिया था, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बन रहा हो, लेट्स से 80 से प्लस बन रहा हो। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका लेट्स से स्कोर 70 से नीचे हो, ठीक है? तो डेफिनिटली देखो, जो लोग 80 से प्लस हैं, इनको तो थोड़ा बहुत ब्रेक लेके कहीं न कहीं मेंस के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई कट ऑफ यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। बस एक जो जनरल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा बता रहा हूँ कि डेफिनिटली अगर आपके कहीं न कहीं ना 75 से ऊपर बन रहे हैं या 70 प्लस भी बन रहे हैं, तो आपको 1-2 दिन का ब्रेक लेके इसको मेंस के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए। इनफैक्ट बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रीज़न बीइंग क्या है? देखो, अभी तो 1 साल है हमारे पास प्रीलिम्स के लिए, तो डेफिनिटली अगर आप इस टाइम को थोड़ा मेंस के लिए यूटिलाइज़ कर लोगे, तो लेट्स से अगर आपका अगले साल प्रीलिम्स क्लियर होता है या इस साल भी होता है, ज व्हाटएवर जो भी पॉसिबिलिटी रहती है, तब आप मेंस के लिए अच्छे से रेडी हो पाओगे। तो मेक श्योर कि आने वाले जो कुछ दिन हैं, वहाँ पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने मेंस के ऊपर फोकस कीजिए, राइट? दूसरी बात देखो, बाकी और भी एस्पिरेंट्स हैं जो डेफिनिटली 2024 हो गया या आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो जानना चाह रहे हैं कि सर, अब हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। अब देखो, समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी तक क्या होता था ना, यूपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके हमसे सवाल नहीं पूछता था। गेटिंग द पॉइंट? पर इस बार के एग्ज़ाम के अंदर हमें देखने को मिला है कुछ फैक्चुअल, कुछ अंदर घुस के भी कुछ क्वेश्चंस हमसे देखने को मिले हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें भी ना थोड़ा अब अपनी जो तैयारी है, उसको इस हिसाब से अपने को अलाइन करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंसान ना अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, वो इंसान ही फिर चेंज हो जाएगा, वो इंसान खत्म हो जाएगा। रीज़न बीइंग क्या है? आप कोई भी कंपनी देख लो, आप नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स का मैं बहुत बार एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, कोडैक कंपनी का एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। एक टाइम पे ये मार्केट लीडर्स हुआ करते थे, आज के टाइम पर ये दिखते ही नहीं है। रीज़न यही है कि चेंजेस के हिसाब से ये अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए। हमें भी यूपीएससी का जो पैटर्न चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। तो कुछ जगह पे जब हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेट्स से स्किप कर देते थे कि शायद ये यूपीएससी में नहीं आएगा, अब हमें उनको भी थोड़ा गौर करना पड़ेगा। कोशिश रहेगी मेरी प्रीलिम बूस्टर के अंदर कि कुछ जो ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, मैं और भी साथ में आपको प्रोवाइड करता रहूँ। इनफैक्ट देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे बताया कि सर, हमारा जीएस तो ठीक गया, पर सीसैट में कुछ मतलब ना बॉर्डर लाइन के ऊपर है, या फिर 2-4 नंबर कम है या 2-4 नंबर ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ा डर लग रहा है। तो डेफ़िनिटली देखो, सीसैट भी इस बार थोड़ा पेपर इसका हाई था, लेवल इसका थोड़ा हाई देखने को मिला, तो हमें सीसैट की तैयारी भी थोड़ी अच्छी और करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोचना कि आखिरी के मैं 15 दिन में मैं सीसैट कर लूँगा। ये अप्रोच अगर आप कहीं न कहीं लेके जाओगे तो काफ़ी कंसर्न्स आ सकते हैं। तो सीसैट का अपना लेवल जाँचो एंड कोशिश करो कि इसको भी थोड़ा अपना पार्ट बनाओ। इनफैक्ट देखो, प्रीलिम बूस्टर से डेफ़िनिटली यहाँ पर भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। रीज़न बीइंग है, यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, तो हमें भी अपनी तैयारी के अंदर, अप्रोच के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। मैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर भी रहा हूँ, उनके साथ डिस्कशंस मैंने मल्टीपल करी भी हैं कि कैसे हम प्रीलिम बूस्टर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर कहीं न कहीं अभी भी हमें और अच्छे से यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें भी और चेंजेस करने हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी टीम से तो सजेशंस माँगे ही हैं, मैं आप सभी से भी सजेशंस माँगना चाहता हूँ कि क्या और चेंजेस कर सकते हैं प्रीलिम बूस्टर के अंदर, ताकि इस प्रीलिम बूस्टर को यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो पाए। जैसे कुछ एस्पिरेंट्स जो मुझे कल मिले ना, जो ऑफलाइन में मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने बोला कि सर, प्रीलिम बूस्टर के अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर एक सीसैट का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा अप्रोच भी हमें सीखते रहेंगे एंड कहीं न कहीं हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ती रहेगी। तो ये भी इस तरह से कोई भी आपको कुछ सजेशन होता है ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूँगा। पर हमारा फ़ोकस देखो एक ही होना चाहिए कि आना वाला जो भी आपका अटेम्प्ट है, लेट्स से आप मेंस के लिए इस बार अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर प्रीलिम्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको हम अपनी तैयारी उस हिसाब से करें जैसा यूपीएससी हमसे पूछने वाला है। गेटिंग द पॉइंट? तो यही एक फ़ोकस था, बट कोशिश करना आने वाले दिनों के ऊपर आप मैक्सिमम मेंस के क्वेश्चंस या मैक्सिमम मेंस के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ो। कहीं न कहीं इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि जब भी आप मेंस दोगे ना, फिर ये वाले जो आप पढ़े हुए दिन होंगे ना, ये बहुत आप इनको अच्छे से इफेक्टिवली आंसर्स के अंदर अपने यूज़ कर पाओगे, राइट? अब चलते हैं थोड़ी डिस्कशन की तरफ।
ठीक है ना। एक्चुअली में मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ एक दोनों से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल्स भी आ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन मिलने आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ना ऐसी एंग्जाइटी है, तो थोड़ा इसको एड्रेस करना भी जरूरी था। अब चलिए डिस्कस करते हैं, जैसा कि कई दिनों से हम डिस्कस कर भी रहे हैं, तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। तो कुछ यहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आप देखना मैंने भी फैक्ट्स को भी इंक्लूड यहाँ पे करने की कोशिश करी है। थोड़ा इसको अगर हम डिटेल में समझे तो देखो, जो अभी वाली बिल्डिंग है, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग होगी अब तो पार्लियामेंट की, तो ये कब बनी थी सर? देखो ये बनी थी 1927 के अंदर। अब देखो नियरली यहाँ पे 100 साल हो गए हैं, और इंडिया अब अपने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट कर चुका है। तो ऐसे टाइम के ऊपर इंडिया को मतलब एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत थी। रीजन क्या था? क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी ना, वहां पर कुछ इश्यूज भी आ रहे थे। अब देखो ये बनी थी 1927 के अंदर, उस टाइम वर्किंग थोड़ी अलग तरह से थी। कहीं ना कहीं नए नए फंक्शंस ऐड होते गए हैं ओवर द टाइम, ठीक है ना। पार्लियामेंट की एक्टिविटीज ऐड होती गई हैं, पार्लियामेंट के यूजर्स ऐड होते गए हैं। तो उस हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंजेस करने पड़ने थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी चेंजेस हुए नहीं, यहाँ पर भी बीच बीच में कुछ नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता रहा है ओवर द टाइम। बट डेफिनेटली तब भी वो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए बैठने के लिए एडुकेट सीटिंग नहीं थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जैसे नई टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर हमारे उतने अच्छे नहीं थे। सेफ्टी के रिगार्डिंग कंसर्न्स थे, क्योंकि एमपीस के पास प्रॉपर सिटिंग प्लेस नहीं थी, तो कल को मान लो कुछ अचानक से इनको इवैक्यूएट करना हो, तो वो दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से एक नई बिल्डिंग की डेफिनेटली हमारे यहाँ पे आवश्यकता थी, और जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया भी है। अब देखो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बात बोली है कि 140 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं, उनके एस्पिरेशंस को एक तरह का उसका एक सिंबल है, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे 100th ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे ना हमारे इंडिपेंडेंस का, दैट इज 2047 के अंदर, हमारा गोल भी है कि तब तक हम क्या बने? विकसित भारत। विकसित भारत मतलब डेवलप्ड कंट्री जब तक बन जाएंगे हम, डेवलप्ड इंडिया एक बन जाएंगे, तब तक हम चाहते हैं कि उस डायरेक्शन में कैसे एक कदम बढ़ा पाए। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सेंगोल के बारे में पढ़ा कि कैसे जो सेंगोल था वो क्या दिखाता था? जो सत्ता का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है ना। तो ये देखने को मिला, ठीक है। ये चोल किंगडम से आप जानते हो हमें इंस्पायर्ड था। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ये जो सेंगोल है ये कहाँ देखने को मिलेगा? स्पीकर की चेयर के बिल्कुल राइट साइड में लोकसभा चैम्बर के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा। जो क्या दिखाता है? जो हमारी हमारी स्वतंत्रता को एक तरह से उसका एक प्रतीक है। तो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो एक तरह से ट्रायंगुलर शेप्ड है, या पिक्चर में देखिए, ये देखो एक तरह का ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। और ये 4 स्टोरीड बिल्डिंग है। साथ ही साथ एंट्रेंस के ऊपर आपको अशोक चक्र देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ जो सत्यमेव जयते के शब्द हैं वो स्टोन में एनग्रेव्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको और बात करूं तो 9500 किलो का नेशनल एम्बलम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ये ब्रोंज का बना हुआ है, 6.5 मीटर हाई है। साथ साथ आप देखोगे लॉयन कैपिटल में क्या है? 4 लायंस है जो एक से ऐसे माउंटेड हैं एक अबैकस के ऊपर। तो ये चीजें आप जानते हैं, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये कुछ ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पर डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको टाटा प्रोजेक्ट्स ने बनाया था। बिमल पटेल, देखो इस बार भी जैसे आर्किटेक्ट के नाम पूछ लिए थे ना, तो ऐसे सॉरी, जो आर्किटेक्ट के नहीं, एज इन जो पूछे गए थे कि आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पूछे गए थे, तो इसी तरह से यहाँ पे आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल है। साथ में इसको बनाया गया है 970 करोड़ के खर्च के ऊपर। लोकसभा की जब हम बात करते हैं ना, तो ये इसकी थीम क्या है? ये पीकॉक बेस्ड थीम है। यहाँ पर ना 888 लोगों के बैठने के लिए, मतलब लोकसभा के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। दरअसल में होगा क्या, आप नोट समझने आने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखो अभी तो अप्रोक्सीमेटली 545 मेंबर्स है लोकसभा के अंदर, पर हमने ना फ्रीज किया हुआ है इस नंबर को कि हम लोकसभा की सीट्स को नहीं बढ़ाएंगे। कब तक नहीं बढ़ाएंगे? हमने 2026 तक इसको यहाँ पे फ्रीज करके रखा हुआ है। पर आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में हमारे लोकसभा की सीट्स बढ़ेंगी। हो सकता है 2031 का जो सेंसस हो उसके बाद हमारी जो सीट्स हैं वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाए, ठीक है ना। तो अगर मान लो सीट्स बढ़ेंगी तो लोगों के बैठने के लिए भी जगह चाहिए। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर भी हमें लोगों के बैठने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पर जो लोकसभा है ना, तो उसको थीम पीकॉक के ऊपर बनाया गया है, 888 सीट्स। एंड कल को अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सीटिंग है वो बुलानी पड़े, तो वहां पर भी लोकसभा वाले चैम्बर के अंदर ही 1272 सीट्स के लिए यहाँ पे प्रावधान है। सिमिलरली राज्यसभा आता है हमारे लोटस थीम के ऊपर, जहाँ 348 सीट्स हमें देखने को मिल जाएंगी। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी है जो पूरा बताएगा कि कैसे कैसे भारत की जो डेमोक्रेसी थी वो कैसे आई है। 3 गेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और जो वीआईपी हो गया, एमपी हो गया, हमारे विजिटर हो गया, उनके लिए अलग एंट्रेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब एक बात नोटिस करो, हमारा ना दरअसल में जो ये पूरी बिल्डिंग है ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी एक तरह से दिखाती है।
ठीक है, यहाँ पर ना अलग अलग जगह से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से कुछ ना कुछ आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो कि सैंडस्टोन आया है हमारा धौलपुर से, ग्रेनाइट आया है हमारा जैसलमेर से, जो कारपेट है यहाँ पे, जो कारपेट्स लगे हैं वो उत्तर प्रदेश के भदोही वीवर्स के द्वारा है। ठीक है ना, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, अलग अलग जगह से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ा इनका आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, साथ में देखो जैसे फॉर एग्जांपल गैलरीज हो गया, स्थापत्य गैलरी हो गया, यहाँ पे जो अलग अलग इंडिया की आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दिखाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पर ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को भी यूज किया गया है, जिनका फोकस क्या है, फोकस यही है कि कैसे हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, इनफैक्ट इसको प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग बनाई गई है। इंडिया की जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स है ना, वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमने जो कमिटमेंट्स करी हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाना है, उसकी डायरेक्शन में हम कदम लेना चाहते हैं। तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 30% तक कटौती हो गया उसका। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी विद रिगार्ड्स टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आप जानते हो, देखो विनायक दामोदर सावरकर जी, ठीक है, इनका बर्थ था 28 मई 1883 में। तो इनके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जी ने इनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है इनके जन्म दिवस के ऊपर। तो थोड़ा इनके बारे में हमें जानना चाहिए। देखो, इनको विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम था, पर अक्सर इनको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। इनका बर्थ हुआ था महाराष्ट्र के भगौर के अंदर। ठीक है, और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, राइटर, सोशल रिफॉर्मर, एंड साथ ही साथ ये हिंदुत्व के बहुत ही बड़े यहाँ पे सपोर्टर थे, बल्कि ये इनकी ही एक तरह से फिलॉसफी आप मान सकते हो। थोड़ा अगर हम और बात करें तो दरअसल में ना ये एथिस्ट थे। ठीक है, पर हिंदू फिलॉसफी को प्रैक्टिकल तरीके से उसको यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे। इनकी एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप जानते हो 1857 का रिवोल्ट, आप सभी जानते हो। इसके रिगार्डिंग ना जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करी हैं। कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, ठीक है ना, पर इनको फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ या फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा बोला गया था, ये बताया गया था विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। इनफैक्ट ये बुक्स के अंदर, इन बुक्स को बल्कि बैन भी कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और भी इनकी बहुत सारी बुक्स थी जिनको ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे बैन किया था। इनकी ये जो हिंदुत्व बुक है ना, इसमें इन्होंने बात करी थी टू नेशन थ्योरी की। सर, टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है? देखो, टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, मतलब दो अलग कंट्रीज की यहाँ पे बात थी। एक अलग कंट्री हिंदूज के लिए और दूसरी कंट्री मुस्लिम्स के लिए। हिंदू महासभा ने भी ना इसका टू नेशन थ्योरी को यहाँ पे पास किया था रेजोल्यूशन के अंदर 1937 के अंदर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए टू नेशन थ्योरी के बारे में। साथ में इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी मित्र मेला, ताकि जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं उनको एक तरह से लेकर आए। साथ ही साथ बाद में इसका नाम बदल के क्या हो गया था, अभिनव भारत सोसाइटी। इनफैक्ट यूपीएससी ने ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है अभिनव भारत सोसाइटी के रिगार्डिंग। साथ में ही रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर अनटचेबिलिटी को हम कैसे हटा पाए उसके रिगार्डिंग इन्होंने काम किया। इसके अलावा इनकी एक वीकली थी आर्यन वीकली के नाम से, जहां पर लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस और कहीं ना कहीं पेट्रोटिज्म, देशभक्ति के ऊपर यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स ये पब्लिश करते थे। ठीक है, तो इनकी एक बुक भी है, ठीक है, बायोग्राफी है बेसिकली बैरिस्टर सावरकर के नाम से। इसके अलावा इनकी और बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हो गया, ड्रामा उशाप हो गया, सदानंद हो गया। ये अलग अलग चीजें थी जो इनको ब्रिटिश सरकार ने जिनको बैन किया था। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे हैं ये फ्रॉम 1937 टू 1943। इसके अलावा इनको मल्टीपल टाइम्स जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अरेस्ट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जो 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए उसके बाद इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, तो तब इनको अरेस्ट किया गया। फिर 1911 के अंदर इनको काला पानी, जो आप देखते हो ना अंडमान निकोबार वाला, ठीक है ना, वहां पर जो जेल है, अगर आप वहां पे जाओगे कभी अंडमान निकोबार, तो वहां पे एक सेलुलर जेल है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पे इनफैक्ट शाम के टाइम वहाँ पे साउंड, लाइट एंड साउंड शो भी होता है आज के टाइम पर, तो आप कभी विजिट करोगे तो आप उसको भी देख सकते हो। तो वो दिखाता है वहाँ पे आज के टाइम पे जो जेल है कि कैसे उस टाइम पर जो भारत से कैदी होते थे उनके साथ कैसा जुल्म किया जाता था। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, इनके ऊपर काफी जुल्म किए गए। फिर बाद में देखो 1924 में इनको यहाँ पे जेल से रिलीज कर दिया गया, और यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि कंडीशन लगाई गई कि ये अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे आने वाले 5 सालों के लिए। फिर 1964 में क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने समाधि लेने का निर्णय लिया क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंट हो चुका था। और फरवरी 1 1966 को इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, एंड 25 दिन बाद 26 फरवरी 1966 को इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप आज के टाइम पे जाओगे तो वहाँ के जो पोर्ट ब्लेयर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज खीर भवानी मेला। देखो, ये बहुत ही फेमस मेला है।
आप कश्मीरी पंडित के बारे में अक्सर सुनते रहते होंगे ना। तो जो कश्मीरी पंडित्स है ना, अभी वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं जम्मू से, चले गए हैं। जम्मू से कहाँ आए हैं? कश्मीर आए हैं। क्यों आए हैं? इस मेले को, यहाँ पे इस मेले में पार्टिसिपेट करने। दरअसल में है क्या ना कि एक रगनिया देवी जी है, ठीक है ना। तो ये दरअसल में दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती है, जो दुर्गा माता है उनका ही एक रूप मानी जाती है। तो खीर भवानी भी इनको बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है ना, उन्हीं को डेडिकेटेड है। हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जो जम्मू एंड कश्मीर का गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर एक छोटा सा गांव है तुलमुल। तो तुलमुल के अंदर हमें ये टेम्पल देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं जो खीर भवानी है, इन्हीं को यहाँ पे डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर आप खीर का मतलब तो जानते होंगे, ठीक है ना, बहुत ही फेमस एक, ठीक है ना, आप डिश है, ठीक है, बहुत ही मिठाई की तरह होते हैं। तो यहाँ पर चावल हो गया, दूध हो गया, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। तो ये खीर भवानी उसी से यहाँ पे लिंक्ड है। एंड इनफैक्ट ना, ये काफ़ी हद तक ना मुस्लिम हिंदू यूनिटी को भी हमारे यहाँ पे दिखाता है। क्योंकि जो हमारे ये कश्मीरी पंडित हैं, ये जब यहाँ से जाते हैं जम्मू से कश्मीर की तरफ, जब इस मेले में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम उनको अलग-अलग जगह पे उनको हेल्प करते हैं, ठीक है ना। रास्ते में कहीं खाने की ज़रूरत होती है, तो मुस्लिम ब्रदर्स जो हैं, वो उनको यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर ना एक कुंड है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ इस कुंड में पानी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि ऐसा माना जाता है कि ये पानी ना अपना रंग बदलता है। तो ये जो कुंड का दरअसल में कलर चेंज होता है ना, ये काफ़ी कुछ सिग्निफ़ाई करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो इसका जो पानी है, वो थोड़ा डार्क कलर का हो गया, तो डार्क कलर का पानी ये शो करता है कि अब सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। मतलब जैसे हो सकता है कुछ डिज़ास्टर वग़ैरह आने वाला हो, ठीक है ना? व्हेयर एज़ ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ थोड़ा इसका, अगर मान लो जो कलर है वो मिल्की कलर का है, दूधिया कलर का है, तो कहीं न कहीं शो करता है कि नहीं, अब थोड़ा शांति, समृद्धि, सुख ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये इस तरह से इस कलर ये सिग्निफ़ाई करता है। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि कलर यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप थोड़ा बात करें, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो अभी इसका जो टेम्पल पॉन्ड है, टेम्पल है, इनकी जो स्प्रिंग है, यहाँ की कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। जो उनका करंट फॉर्म है, वो 1910s के अंदर महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद इसको रेनोवेट किया गया बाय महाराजा हरि सिंह। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, तो जो खीर भवानी मेला है ना, वो अलग-अलग 5 जगह पे देखा जाता है। जैसे एक तो तुलमुल की तो हमने बात करी ही, इसके अलावा टिक्कर कुपवाड़ा वहाँ पर, साथ ही साथ लखतीपुरा अनंतनाग, माता त्रिपुरी सुंदरी यहाँ पर कुलगाम के अंदर, एंड आखिरी में माता खीर भवानी यहाँ पर कुलगाम के अंदर, ये भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर ये मेला हमें देखने को मिलता है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ज्येष्ठ अष्टमी तिथि के दिन। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज हॉर्नबिल। अब हॉर्नबिल के बारे में समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो अभी ना पता लगा है कि एक काडार ट्राइबल कम्युनिटी है, इन्होंने अलग-अलग इनिशिएटिव्स लिए। कहीं न कहीं उसकी वजह से जो हॉर्नबिल कम्युनिटी है, उनकी जो पॉपुलेशन हमें इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिली है, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब कि जो हॉर्नबिल की पॉपुलेशन नीचे जा रही थी, उसको हमें कंट्रोल करने में मदद मिली है। साथ में ही स्पेशली अगर हम बात करें मालाबार पाइड हॉर्नबिल, इसका स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करी गई है इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ वजाचल फॉरेस्ट डिवीजन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए। अब थोड़ा हॉर्नबिल के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आप नोटिस करोगे कि ये जो पर्टिकुलर हॉर्नबिल हैं, ये इस तरह के बर्ड्स हैं, वाइड रेंजिंग, काफ़ी लंबे ट्रैवल करते हैं, लार्ज होते हैं, और डिपेंड करते हैं किनके ऊपर? आपके लार्ज एंड टॉल ट्रीज़ के ऊपर। बेसिकली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैबिटेट होते हैं ना, वहाँ पर इनकी डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। साथ में अफ्रीका, एशिया, यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएँगे। अब देखो अलग-अलग तरह के यहाँ पे ना हॉर्नबिल्स होते हैं, ठीक है? इंडिया के अंदर कितने हैं? टोटल 9 हॉर्नबिल की स्पीशीज़ हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर 4 जो है ना, वो हमें वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हो गया, मालाबार पाइड हॉर्नबिल हो गया, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया, और ग्रेट हॉर्नबिल। ये 4 यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर। बाकी इसके अलावा रुफोस नेक्ड हॉर्नबिल, रेथेड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, ऑस्टिन ब्राउन हॉर्नबिल, ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बिल्कुल आपको भूलनी नहीं है, दैट इज़ नारकोंडम हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल है, ये सिर्फ आपको आइलैंड ऑफ नारकोंडम में देखने को मिलेगी। बेसिकली नारकोंडम क्या है? ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है, जो आपको अंडमान के अंदर देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ अंडमान सी है ना, वहाँ पर आपको ये आइलैंड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक स्पीशी हॉर्नबिल की देखने को मिल जाएगी। ये काफ़ी पॉइंट है। इसके अलावा जो नागाज़ हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है ना? तो ये पॉइंट है, ठीक है? इसके अलावा इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा-सा अगर आपको और बताऊँ,
तो आप नोटिस करोगे चाहे आप केरला की बात कर लो एंड केरला के अलावा इवन अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो, तो इनका स्टेट बर्ड क्या है, इनका स्टेट बर्ड हमें ग्रेट हॉर्नबिल देखने को मिलता है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। साथ में ही जैसे मान लो आपके फॉरेस्ट के अलग अलग प्लांट्स होते हैं ना, जो फॉरेस्ट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को डिस्पर्स करने का काम ना हॉर्नबिल्स बहुत अच्छे से करते हैं। इसी वजह से इनको गार्डनर्स और ऑफ द फॉरेस्ट या फिर फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम भी आप ध्यान में रखोगे। अब सर जो इनकी लॉस हो रहा था इनका यहाँ पे पॉपुलेशन का, वो क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि देखो इनकी हंटिंग की जाती है, ठीक है ना, इनके कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रीज हो गया, इनकी सारी चीज़ों का जब डिस्ट्रक्शन होगा तो डेफिनेटली वो लॉस तो होगा ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विद रिगार्ड्स टू हॉर्नबिल जो हमें पता होनी चाहिए। अभी देखो आज का जो सेशन डिस्कस किया उनके बेसिस में आपको ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। कल जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। जैसे पहला है डल लेक। तो डल लेक क्या सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलते हैं जिनको राड नाम से बताया जाता है। बिल्कुल ये बात करेक्ट है, ठीक है, आप इनको भी याद रखना। ये वर्ड भी मैंने आपको बताया था, सेकंड लार्जेस्ट लेक भी हमने डिस्कस किया था, फ्लोटिंग गार्डन्स भी हमने समझे थे, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे बात करे गए है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच की। तो क्या WMC बेसिकली जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कांग्रेस है उसके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। बिल्कुल ठीक है, हम कहीं ना कहीं चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन कैसे कैसे हो रहा है, क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, डेटा वगैरह इसके रनिंग हम चेक कर रहे हैं, सारी बातें यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। क्या यहाँ पर ये परमिट करता है कि इंडिया जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी है उसको अनरिस्ट्रिक्टेडली यूज कर पाए? ये बात यहाँ इनकरेक्ट है। देखो इंडिया के पास कौन से हैं, हमें ईस्टर्न रिवर्स की हमें बात करी थी, याद करो, जो आपका रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये थे ईस्टर्न रिवर्स। तो ईस्टर्न रिवर्स की बात करी थी, ना कि वेस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर में तो वो सब आ जाता है ना, इंडस, झेलम, चेनाब, तो उनकी थोड़ी बात हुई है। यहाँ तो हम इनकी बात कर रहे थे ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। चौथा बात कर रहा है डैग हैमरस्कोल्ड मेडल की। तो क्या इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है? द आंसर इज फॉल्स। देखो मैं आपको थोड़ा इसका बताऊं तो 1997 में इस पर्टिकुलर मेडल को एस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि जैसे मान लो जो हमारे UN पीस कीपिंग फोर्स होती है ना, UNPKF, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं एंड बाद में उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उन्हीं ऑपरेशंस के अंदर कहीं ना कहीं वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने के अंदर। तो जिन्होंने अपनी लाइफ्स को लॉस्ट कर दिया है उनको आफ्टर डेथ उनको ये अवार्ड मिलता है, उनको ये मेडल दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन क्वेश्चंस का भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। साथ साथ मैंने आपसे जो सजेशन मांगे हैं वो भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।